नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो भारत के कुछ प्रमुख लोगों के उपनाम से संबंधित है। उपनाम से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में हर बार बनते हैं। ये सभी प्रश्न 100% करेक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का प्रथम प्रश्न है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली, ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी रोबोट 2.0, जिसके अभिनेता थे रजनीकांत और अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने जिस कैरेक्टर का रोल निभाया था वो सलीम अली जी का ही था। सलीम अली जी से एक फैक्ट आपको बता देता हूँ। इनका जन्म मुंबई में हुआ था और इन्हें भारत के दो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्म श्री। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण इन दोनों से ही सलीम अली जी को सम्मानित किया जा चुका है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी से एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। पॉवर्टी ऑफ इंडिया इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो आप लोगों को याद रखना है दादा भाई नौरोजी। और इनकी एक किताब और है इसी से संबंधित, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दोनों ही किताब दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के जननायक कौन है? तो भारत के जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार से है, बिहार से थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो भारत के जननायक कौन? कर्पूरी ठाकुर। इसी तरह से एक और स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, लोकमान्य जेपी नारायण। ये दोनों ही प्रश्न आपको एज इट इज याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के जननायक कौन है, तो आपको जवाब देना है कर्पूरी ठाकुर। और पूछा जाए भारत के लोकनायक तो आपको जवाब देना है जेपी नारायण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग एंजल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। पीटी उषा जो कि एथलीट है, धावक है, ठीक है। और ये पीटी उषा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों केरल में। केरल, केरल की राजधानी आप लोग मुझे बताएंगे? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर आपसे पूछूं तो चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनाराय विजयन। और गवर्नर, गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि जीके स्टैटिक में भी आपको बहुत यूजफुल रहेगी ये चीज़ें। पीटी उषा फ्लाइंग एंजल ऑफ इंडिया है, कहाँ से है? केरल से। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम चीफ मिनिस्टर है पिनाराय विजयन और गवर्नर है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुपर मॉम ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सुपर मॉम ऑफ इंडिया कहते हैं मैं एमसी मैरी कॉम को। एमसी मैरी कॉम, इन्हीं के ऊपर भी एक फिल्म आई थी जिन्हें जिनका कैरेक्टर निभाया था प्रियंका चोपड़ा ने, ठीक है दोस्तों। तो एमसी मैरी कॉम ये भारतीय मुक्केबाज है और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। ये किस राज्य से है अगर आपसे पूछा जाए तो? मणिपुर से। अब मणिपुर आया तो मणिपुर के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी, राजधानी है इम्फाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है यहाँ के एन बीरेन सिंह। ये दोस्तों आपको नाम याद रखना है, कभी भी अगर स्टेट आते हैं तो स्टेट के साथ आपको उसकी राजधानी, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये 3-4 चीज़ आपको रटनी है, ठीक है दोस्तों। तो एमसी मैरी कॉम मणिपुर की है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। और अगर आपसे पूछूं गवर्नर, तो गवर्नर बताएंगे आप मुझे? आपको याद रखना है गवर्नर है नजमा हिपतुल्ला। नाम थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको याद रखने में, लेकिन आप नजमा याद रख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा। आगे बढ़ता है हिपतुल्ला, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पॉकेट डायनमो
किसे कहा जाता है? पॉकेट डायनामो कहा जाता है लिएंडर पेस को। लिएंडर पेस ये एक टेनिस प्लेयर है, भारतीय टेनिस प्लेयर, ठीक है दोस्तों। और लिएंडर पेस से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस राज्य से हैं, इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, लेकिन ये रहते कहाँ पर हैं? अब रहते मुंबई में है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था बस। कोलकाता में, कोलकाता की बात आई है तो कोलकाता किस नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी से एक पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है, तो वो है हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता बसा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो लाइटनिंग किड कहते हैं विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज चेस के एक खिलाड़ी हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं, ठीक है दोस्तों। और विश्वनाथ आनंद जी से एक फैक्ट और बता देता हूँ, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें खेल में राजीव खेल रत्न पुरस्कार मिला है। राजीव खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं विश्वनाथ आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं विश्वनाथ आनंद, और लाइटनिंग किड भी किसने कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद को, ठीक है दोस्तों। चलो, राजीव खेल रत्न पुरस्कार आया है तो आपको बता देता हूँ 2019 का राजीव खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, आप लोग बता सकते हैं मुझे? ये मिला है दो लोगों को, एक मिला है दीपा मलिक को और एक मिला है बजरंग पुनिया को। इन दोनों को ही 2019 का राजीव खेल रत्न पुरस्कार मिला है। राजीव खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव खेल रत्न पुरस्कार। 2019 से मिला है दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। दीपा मलिक जो है पैरा एथलीट है, शॉर्ट पुट की प्लेयर है, और बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग करते हैं, कुश्ती करते हैं, ठीक है। और विश्वनाथ आनंद को पहले व्यक्ति थे जिन्हें राजीव खेल रत्न पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मैन ऑफ पीस किसे कहते हैं? मतलब पीस का मतलब होता है शांत या शांति, ठीक है। तो मैन ऑफ पीस किसे कहते हैं? ये कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको बता देता हूँ, ये भारत के दूसरे परमानेंट प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों। पहले तो आप लोगों को पता है जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद कोई अगर प्रधानमंत्री बना था तो वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, कब बने थे अगर आपसे पूछा जाए तो ये बने थे 1964 में। और 1964 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 महीने इन्होंने शासन किया, 18 महीने प्रधानमंत्री के पद पे रहे, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय ये पंजाब से ही थे दोस्तों, और इनकी एक किताब आपको ज़रूर 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 याद रखनी है, यंग इंडिया। इनकी एक किताब है यंग इंडिया जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखी गई है। आपको याद रखनी है दोनों चीज़ें, पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को, और यंग इंडियन की एक किताब है। अगला प्रश्न है, बंगाल केसरी किसे कहते हैं? तो बंगाल केसरी कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। आंध्र केसरी मतलब आंध्रा केसरी भी कह सकते हैं हम, आंध्रा केसरी कहते हैं टी प्रकाशम को। ये तीनों ही प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं, ये तीनों ही कंफ्यूज करते हैं इसलिए मैंने तीनों ही एक साथ रख दिए हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, आंध्रा केसरी टी प्रकाशम। आप इसे 3-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी कुछ इसी से संबंधित है, कंफ्यूज करने वाला। देश बंधु किसे कहते हैं? देश बंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास को, ठीक है। चित्तरंजन दास, आपको चित्तरंजन दास के बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। एक पार्टी बनी थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी थी। कब बनी थी ये पार्टी? ये पार्टी बनी थी 1923 में। और इस स्वराज पार्टी को बनाया किसने था? चित्तरंजन दास ने। किसके साथ मिलके? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलके एक पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की, 1923 में। और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास ही, ठीक है दोस्तों। चित्तरंजन दास से आपको इतने जरूर पॉइंट याद रखने हैं कि देश बंधु किन्हें कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास,
और पहले अध्यक्ष भी स्वराज पार्टी के थे चितरंजन दास। 1923 में इन्होंने इसकी पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रयूज। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, देश बंधु कहते हैं चितरंजन दास, दीन बंधु कहते हैं CF एंड्रयूज को। अब यहाँ पर एक अंग्रेजी नाम आ गया, CF एंड्रयूज। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, CF एंड्रयूज ने प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत अधिक काम किया है, बहुत अधिक समाज सेवा किया है। प्रवासी भारतीय कौन होते हैं? भारत के वे लोग जो भारत को छोड़ के देश के या विश्व के कई अन्य देशों में या कई अन्य स्थानों पे रहने लग जाते हैं। तो CF एंड्रयूज कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। और इंग्लैंड में जो भी प्रवासी भारतीय थे जो भारत से आके वहाँ रह रहे थे, जिन पे अत्याचार हो रहा था, तो वहाँ पर इन्होंने उनकी मदद की, समाज सेवा की, इसलिए इन्हें दीन बंधु कहा जाता है प्रवासी भारतीयों के द्वारा। ये आप दोनों ही आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, गुरुदेव किसका उपनाम है? गुरुदेव कहते हैं हम हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर आप लोगों को पता होगा, जनगण मन किसने लिखी थी? वो लिखी थी हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इन्होंने एक देश का राष्ट्रगान और लिखा है, आप लोग बता सकते हैं मुझे? बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। अच्छा, ये तो बात हुई रविंद्रनाथ टैगोर की कि इन्हें गुरुदेव नाम से कहा जाता था या पुकारा जाता था, और इन्होंने हमारी राष्ट्रगान लिखा था। लेकिन इन्होंने पहली बार राष्ट्रगान कब गाया था? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, 1911 में कलकत्ता में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान गाया था। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक किसका उपनाम है? तो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहते थे। बाल गंगाधर तिलक से आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुआ था, गरम दल और नरम दल। ये दोनों ही भागों में विभाजित कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। सूरत जो कि गुजरात का ही एक क्षेत्र है। ठीक है, तो जब कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ था, तो जब गरम दल के जो प्रमुख नेता माने जाते थे वो बाल गंगाधर तिलक ही माने जाते थे, और इन्हें गरम दलीय आंदोलन का पिता भी कहते हैं। गरम दलीय आंदोलन का पिता भी किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और लोकमान्य तिलक उपनाम था इनका, बाल गंगाधर तिलक। तो इतने पॉइंट आपको बाल गंगाधर तिलक जी से याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देश रत्न किसका उपनाम था? देश रत्न कहते थे हम राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी आप लोगों को जानते होंगे इनके बारे में, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्हें ही देश रत्न कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तोताए हिंद किसका उपनाम है? तोताए हिंद, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो तोताए हिंद कहते थे आमिर खुसरो को। आमिर खुसरो, इनसे फैक्ट एक बता देता हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो सितार का जनक कहते थे अमीर खुसरो को, इन्होंने ही सितार का जनक कहा है। एक पॉइंट और याद रखना कि कव्वाली के जनक भी आमिर खुसरो को ही कहा जाता है। तो सितार और कव्वाली दोनों के ही जनक कौन है? आमिर खुसरो। और तोताए हिंद किसका उपनाम है? आमिर खुसरो का ही। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि गुरु किसका उपनाम है? तो कवि गुरु, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही कवि गुरु कहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जनगण मन लिखी है इन्होंने, भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी, और 1911 में पहली बार गाया था इन्होंने। कब? कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी इलाहाबाद के शिलालेख से। इलाहाबाद में जो शिलालेख थे वहाँ से हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिली थी। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आया नेपोलियन, आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका कद बहुत ही छोटा कद था दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर और दुनिया को जीतने का जज्बा रखते थे। 1804 में ये फ्रांस के सम्राट बने थे। 1804 में फ्रांस के सम्राट बने थे और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये दोनों ही चीज़ आपको नेपोलियन बोनापार्ट से याद रखनी है। पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्रांस के
कि नेपोलियन बोनापार्ट किस राज्य के या किस देश के सम्राट बने थे और कब बने थे। तो आपको याद रखना है 1804 में बने थे फ्रांस के, और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। आपको धन्यवाद।